हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक है। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट के बाद ये अंतिम आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा बच्चों। और ये जो अंतिम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये थोड़ा ध्यान में रखें कि आपको बेसिक्स में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रखना चाहिए। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को विजुअलाइज करना बहुत मुश्किल होती है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है बच्चों। तो इस केस में हम लोग अभी क्या करेंगे, वी विल बी यूजिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आज पढ़ने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोग इस टॉपिक का आज पहले आगमन करने जा रहे हैं इस पॉइंट को। तो चलिए टॉपिक को लिखते हैं बच्चों। इट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। अगर आप, मैं इसको करके बाद शॉर्टकट में डीएफपी भी बोलता हूं बच्चों, डीएफपी बोलता हूं, ठीक है। तो डीएफपी कुछ अलग नहीं है बच्चों, इट इज नथिंग बट डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले तो ये सोचते हैं बच्चों कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। देखो कभी भी कुछ भी करो बच्चों, कुछ बेसिक्स से मैं चीज बताने जा रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से सुनो कि जब आप फ्रीजिंग वर्ड यूज करते हो इसका मतलब क्या होता है कि आप पानी ले ली, ठीक है, जैसे आइस क्यूब्स में होता है ना बच्चों, एक फ्रीजर वगैरह में। तो आपने ले लिया पानी, उस पानी में आपने डाला, आपको आप सिंपल इस आइस क्यूब के ट्रे में आपने पानी डाल दिया, और उस आइस क्यूब के ट्रे में जब आपने पानी डाल दिया तब उसको आप लेके जाके फ्रीजर में रख लो। अच्छा, फ्रीजर में रखने के बाद क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कम हो जाती है तो उस पॉइंट पे क्या हो जाता है, उसको फ्रीज होने लगता है। तो फ्रीज होने लगने के कारण आपको बेसिक सी चीज क्या होती है, दैट वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस। तो ये पानी बर्फ में कन्वर्ट होने के लिए कोशिश कर रहा है। तो वो तो सही है, लेकिन होता क्या है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के हिसाब से देखो तो बेसिक पॉइंट्स में मैं मान लेता हूं ए नाम का एक सॉलिड है। मैं अभी पानी नहीं ले रहा हूं बेटा, मैं हमेशा यूज करता हूं जनरल के साथ, जनरल एग्जांपल की तरफ, ताकि आपको ये क्लैरिटी रखे कि आप खाली पानी के बारे में मत सोचो। ऐसा तो नहीं है कि खाली पृथ्वी में खाली पानी ही फ्रीज होता है बेटा, तो आपको दूसरा कोई एक सॉल्वेंट या दूसरा कोई एक लिक्विड भी फ्रीज हो सकती है। तो मैं ले रहा हूं ए नाम का एक सॉलिड जो कि इक्विलिब्रियम पे चल रहा है एंड इट इज स्टार्टिंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड। ये बहुत ही एक इजी पॉइंट का कॉन्सेप्शन है। ये थोड़ी फिजिकल इक्विलिब्रियम भी हम इसको मान सकते हो, यहां पर एक फिजिकल इक्विलिब्रियम भी आप मान सकते हो। क्यों फिजिकल इक्विलिब्रियम आप मान सकते हो बच्चों, क्योंकि यहां पर सॉलिड से कहां तक कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड। क्या मॉलिक्यूल्स का पैटर्न चेंज हो रहा है? नहीं। कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है बच्चों? नहीं। अगर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, कोई दूसरा एक चीज नहीं चल रहा है, देन वी विल डायरेक्टली से दैट सॉलिड इज डायरेक्टली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू व्हाट, अ लिक्विड फॉर्म। तो ये हो गई आपकी एक फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पे कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट बताने जा रहा हूं कि वही चीज, इस रिएक्शन का डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, फॉरवर्ड रिएक्शंस में ये एंडोथर्मिक है। इट इज एंडोथर्मिक इन द फॉरवर्ड रिएक्शंस। बच्चा फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या है, जो बच्चे एकदम क्लास 12 में है और पहली बार देख रहे हैं, जिसका 11th का बैकलॉग लग चुका है, वो अभी एकदम टेंशन ना ले। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब सॉलिड से लिक्विड एंड बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब लिक्विड से सॉलिड। तो फिलहाल के लिए हम लोग सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं बच्चों। तो डेल्टा एच की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव हो रही है। मतलब जब आप बर्फ को या एक सॉलिड सिस्टम को उसके ऊपर आप हीट डालो तो डेफिनेटली इट इज स्टार्टिंग टू गेट कन्वर्ट इन टू व्हाट, लिक्विड। एकदम बेसिक फंडामेंटल, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत सोचना। हालांकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ करना चाहिए। तो अभी क्या होता है कि सॉलिड से जब लिक्विड तक कन्वर्ट हो रहा है तो ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है बेटा, ये एंडोथर्मिक है। अगर मैं उल्टा बोलूं, लिक्विड से अगर सॉलिड, उल्टा बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, तब इसमें जो डेल्टा एच की सिंबल होंगे बेटा ये नेगेटिव हो जाएगी, ये आपकी एक्सोथर्मिक होंगे, मींस हीट विल बी रिलीज, एक्सोथर्मिक होंगे इन बैकवर्ड रिएक्शंस। ठीक है, मैं आरएक्सन लिख देता हूं यार, आरएक्सन शॉर्टकट के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों देखिए अभी डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है इन योर फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब आप हीट दे रहे हो तो सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बन रहा है। और वही लिक्विड से अगर आप हीट को निकाल रहे हो, अगर लिक्विड से अगर हीट को निकाल रहे हो, उसको हम लोग लेटेंट हीट बताते हैं। उसका यूज भी होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, के एफ। जैसे हम लोगों ने के भी पढ़ा था ना बच्चों, यहाँ पर एक नया कॉन्स्टेंट आएगा के एफ। तो यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि जब लिक्विड से आप हीट निकाल देते हो तो बच्चों होता क्या है, वो लिक्विड से ये सॉलिड तक मूव करने के लिए कोशिश करता है। सो एक चीज पक्का है, इस तरफ जाने से टेम्परेचर बढ़ेंगे और इस तरफ जाने से टेम्परेचर कम होंगे। लेकिन वो कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर नीचे ये चीज चलता है, उस चीज को हम लोग द टेम्परेचर
is called as freezing point. The temperature is called as freezing point. सर फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट बेटा वही टेम्परेचर है, या मेल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हो, उल्टा भी बोल सकते हो। फ्रीजिंग पॉइंट वही टेम्परेचर है जिसके अबव अगर आप टेम्परेचर डालो तो वो लिक्विड तक कन्वर्ट हो जाता है। अगर उसके बिलो आप टेम्परेचर को रखो तो वो कंप्लीटली सॉलिडिफाई हो जाती है। तो आज ये बहुत ही भयानक सा कॉन्सेप्ट है। इसको देखिए, प्रॉब्लम क्या है, हमारे जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक चीज बच्चों में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि वो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते इतने डिटेल्स में। आपको बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। बहुत टीचर्स लोग क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना देंगे, बोलेंगे यहाँ आने के बाद ये टीएफ नॉट डिक्रीज हो जाती है। ऐसा नहीं है। डिप्रेशन ही क्यों है, ये सब चीज आपको जानना बहुत जरूरी है बच्चों, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अभी हमको ये पता चला कि ऐसा टेम्परेचर जिसके अबव अगर आप जाए तो वो लिक्विड बन जाती है, या बिलो उसके जाए तो वो सॉलिड बन जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, द टेम्परेचर अबव विच, मेरे साथ ही नोट बनाते जाइए बच्चों। हाँ, ये क्लास की तरह सोचिए, हालांकि ये रिकॉर्डिंग क्लासेस है, मैं लाइव करने के लिए भी कोशिश कर रहा हूं, जितना हो सके अपने कैपेसिटी के हिसाब से मैं करने के लिए कोशिश करूंगा, टेंशन ना लीजिए बच्चों। सो द टेम्परेचर above which solid gets converted into liquid, above which solids get converted into liquid is called as freezing point, and below which liquid starts getting converted into solid, and below which liquids start getting converted into solids. ठीक हो गया? तो आपको ये चीज पता चला बच्चों कि इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन, दूसरा कलर कर लेता हूं, ठीक है, तो क्या लिखने जा रहे हैं अभी, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन फ्रीजिंग पॉइंट देन इट इज अ हीटिंग इफेक्ट। ये एक हीटिंग इफेक्ट चल रहा है बच्चों, और ये जो हीटिंग इफेक्ट चल रहा है बच्चों, इस हीटिंग इफेक्ट के कारण more liquid will be formed, more liquid is formed, ठीक है। और दूसरा, if temperature is less than FP, then there is a cooling effect, ठीक है, there is a cooling effect, then more solid will be formed, more solid is formed, more solid is formed, क्लियर। तो आपको ये पता चला कि अगर ज्यादा हीट दिया जाए तो लिक्विड ज्यादा फॉर्म होते हैं, और अगर ज्यादा कूल किया जाए या टेम्परेचर ड्रॉप किया जाए तो सॉलिड फॉर्म होते हैं। नाउ व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट, पक्का इसका ये तो बेसिक सी कॉन्सेप्ट है। तो एफपी का पक्का, पहले देखो, मैं डिप्रेशन से पहले मैं ये आपको समझाना चाहता हूं कि फ्रीजिंग पॉइंट होती क्या है। इसमें फेजर डायग्राम वगैरह सब कुछ आज हम सब कुछ डिस्कस करने वाले, फेजर डायग्राम, ट्रिपल पॉइंट, सब कुछ बोलने वाला, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो कुछ बच्चों को क्या है, डायरेक्टली ग्राफ रट्टा मार के जाते हैं, ऐसे मत करो बेटा। यहाँ पर रट्टा मारने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, केमिस्ट्री में रट्टा मारने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हर चीज में वो बच्चे बोलते हैं एक्सेप्शन, ये कोई एक्सेप्शन होता ही नहीं, ये एक मिथ है बेटा। उस मिथ को ही तोड़ना है हम लोग को कि केमिस्ट्री कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर सच्चा कोई टीचर उसको आपको डिटेल से समझाए ये क्यों ऐसा बिहेव करता है, तो आप एक्सेप्शन नहीं है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आप फॉलो करते करते आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए, ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। अभी फ्रीजिंग पॉइंट का बेसिक डेफिनेशन है कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी, जब वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स, या जो सोल्यूशन था उसका जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्वल हो जाती थी, या एक्सटर्नल प्रेशर के साथ जब इक्वल हो जाती थी, तब उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते थे। अगर 1 atm होता था तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते थे। इसी पॉइंट पे हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट का कैसे बनाएंगे, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, when vapor pressure of the liquid is equals to the vapor pressure of the solid। अब यहां बच्चे थोड़े फंसना शुरू हो जाते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। अब बच्चे यहां हल्ला लगाएंगे, सर क्या पढ़ा रहे हो आप, आपने हम लोग को इतना दिन से पढ़ा रहे थे, आप हम लोगों को ये बता रहे थे कि सर सॉलिड की कोई मतलब वेपर प्रेशर नहीं होती है, मैं बात मानता हूं इस चीज को, ठीक है, नहीं होती,
लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं होती बेटा। आज सत्य बात बताने जा रहा हूं, एग्जैक्ट जीरो नहीं होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। इतनी कम होती है बेटा कि उस केस में क्या होती है जानते हो, उसको नेग्लेक्ट किया जाता है। इसलिए बहुत टीचर्स ये बोलेंगे कि नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट के लिए वेपर प्रेशर जीरो है। मैंने भी पढ़ा है ताकि आप बाकी के क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज या कंसेप्ट क्लियर करो। लेकिन इस केस में आपको थोड़ा अज्यूम अलग से करना है। सर कैसे, फिर भी नहीं मान रहे सर, आपका बात क्यों मानेंगे, मैं बताता हूं बेटा। जब आप एक चीज सोचो, जब आप लिक्विड एक पानी को आपने एक आइस क्यूब के ट्रे में डाल दी, उसके बाद आपने क्या किया, उसको बड़ा फ्रीजर में डाल दिया। फिर आप जब तुरंत निकालते हो, ध्यान से सुनो मैं जो कुछ बोलने वाला हूं, जब आप तुरंत निकालते हो तो क्या होता है, कुछ ज्यादा नहीं होता है बेटा। अगर तुरंत निकालते हो आपको कुछ धुएं दिखाई देंगे, बहुत धुआं दिखाई देगा। और ये क्यों दिखाई देता है, वो कुछ अलग नहीं है बेटा, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड। और वो सॉलिड का वेपर प्रेशर बहुत कम होता है, इसलिए बहुत देर तक भी नहीं रुकता। आप तुरंत निकाले, फ्रिज से धुआं निकल गया, फिर खत्म, ठीक है। वो आइस से आपको थोड़ा बहुत धुआं दिखाई देता है, और वही पॉइंट पे आपकी वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बताएंगे। इज इट क्लियर बच्चों? तो जब भी वो धुआं दिखाई देता है फ्रॉम अ सॉलिड सब्सटेंस, फ्रॉम अ लिक्विड सब्सटेंस गेटिंग कन्वर्टेड इन सॉलिड, और जब भी आपको धुआं दिखाई दे तो आप याद रखो उस पॉइंट पे आपके वेपर प्रेशर बहुत ही कम है। ये तो मालूम हो सकता है, लेकिन उस पॉइंट पे उसका जितना वेपर प्रेशर होगा, अगर लिक्विड के वेपर प्रेशर के साथ सेम हो जाए, वही पॉइंट आपकी फ्रीजिंग पॉइंट होती है बेटा, ठीक है। तो आज से एकदम कंसेप्ट को क्लियर रखें बच्चा कि सॉलिड की वेपर प्रेशर बहुत कम होती है, इट्स वेरी वेरी लेस। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड इज वेरी लेस। वेरी लेस होने के कारण वी कांट ऑब्जर्व इजीली, वी कांट ऑब्जर्व इजीली, ठीक है। तो वी कांट ऑब्जर्व इजीली फॉर द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड, ठीक, पक्का क्लियर है बच्चों? चलिए, तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड इज वेरी वेरी लेस, वी कांट ऑब्जर्व इट वेरी इजीली। हालांकि होता है, वो धुआं ही होता है, ठीक है। अब बच्चों में थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है, सर लिक्विड का तो ज्यादा वेपर प्रेशर होता है। हाँ होता है बेटा। सॉलिड का वेपर प्रेशर कम होता है। हाँ होता है बेटा। लेकिन मैंने क्या बोला है, ऐसा कंडीशन जब लिक्विड से वेपर प्रेशर बहुत ही कम हो और सॉलिड से भी वेपर प्रेशर बहुत ही कम हो, लेकिन दोनों के वैल्यूज इक्वल हो जाए, तब जाके फ्रीजिंग पॉइंट होती है। वही टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, फिर से बता रहा हूं बच्चों, वही टेम्परेचर जिसमें वो धुआं का वेपर प्रेशर इक्वल्स टू लिक्विड या मेल्ट होने के बाद जितना लिक्विड आएगा उसका जितना वेपर प्रेशर आएगा, वो दोनों जब सेम होंगे, उसी पॉइंट को आज से हम लोग क्या डिफाइन करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। उसी केस के चलते हम लोग आज ये चीज डिटेल्स में पढ़ने जा रहे हैं। तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इस चीज को, चीजों को नोट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी मैं दूसरा हो गया नोट करना, ठीक। अभी मैं क्या करता हूं, एक कंडीशन, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाता हूं। यहां पर मैं दिखाने जा रहा हूं बच्चों आपको फेज डायग्राम फॉर अ सब्सटेंस, फॉर एनी सब्सटेंस। यहां पर तो मैं वाटर ले रहा हूं, हालांकि बहुत अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग आपको मिल सकते हैं। मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये सब कुछ ले चुका हूं। अभी इस तरफ क्या है मेरे पास, यहां पर क्या है बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, या वेपर प्रेशर ही लिखता हूं, ठीक है। इस तरफ मेरा एक्सिस में क्या है, वेपर प्रेशर, और इस तरफ मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों, टेम्परेचर। एकदम सिंपल से पढ़ लें, ठीक है। तो आपके पास यहां पर तीनों चीज हो सकते हैं बच्चों, तीनों चीज हो सकते हैं। तीन ग्राफ होती है, एक ऐसी, एक ऐसी, एक ऐसी। ये होती है आपकी पक्की फेजर डायग्राम या फेज डायग्राम। इसमें होता क्या है मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। यहां सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों होती है। पहला चीज एकदम पक्का क्लियर कर ले बच्चों कि ये तीनों चीज यहां पर होंगे। यहां पर आपके पास सॉलिड होंगे, इस जगह पर आपको सॉलिड मिलेगा, इस जगह पर आपको लिक्विड मिलना है बच्चों, और इस जगह पर आपको गैस मिलना है, ठीक है। तो इधर सॉलिड होंगे, इधर लिक्विड होंगे, इधर गैस होंगे। ये हो गया बच्चों, सारे बच्चे क्लियर हैं, पक्का क्लियर है बच्चों। तो ये तीनों पॉइंट्स, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो टेम्परेचर है, ठीक है, ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को मैं नाम दे सकता हूं, स्पेसिफिक कैटेगरियल नेम। इसके लिए जो टेम्परेचर आपको नीचे मिलेगा, मैं इसको ड्रॉ करके रखा हूं, हाँ। तो ये जो टेम्परेचर आपको मिलेगा इट्स अ वेरी स्पेसिफिक पॉइंट। क्या स्पेसिफिक पॉइंट है बच्चों, बता दो। तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, एकदम सिंप्लिसिटी से रखिए, ये पॉइंट है, ये टेम्परेचर
जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों एग्जिस्ट करते हैं, इस टेम्परेचर को आज से हम लोग ट्रिपल पॉइंट बुलाएंगे बच्चों। ठीक है, व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट? ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें आपको सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों के फेज डायग्राम्स एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं। तो यही वो कंडीशन है जहां पर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों के वेपर प्रेशर भी सेम हो जाता है। उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं बच्चों? इट इज नथिंग बट योर ट्रिपल पॉइंट। तो ठीक है, तो अगर बच्चों का कहीं किसी पर डाउट हो तो मैं बता देता हूं व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट का डेफिनेशन या मीनिंग क्या होता है? टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर of solid, liquid and gas coexist together. ठीक है, the temperature at which vapor pressure of solid, liquid and gas coexist together, ऐसे टेम्परेचर्स को हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं बच्चों? ट्रिपल पॉइंट। ठीक, अगर अभी हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो होती क्या है, मैं एक काम करता हूं फिर दूसरा कलर पे ले लेता हूं। तो यहां सॉलिड एंड लिक्विड में इक्विलिब्रियम चल सकता है। ये जो बार है ना बच्चों, ये लाइन जो है, यहाँ सॉलिड एंड लिक्विड में इक्विलिब्रियम बनेगा। इन दोनों फेजेस में लिक्विड और गैस के इक्विलिब्रियम बनेंगे और इन दोनों फेजेस में सॉलिड और गैस के ट्रिपल फेजेस बनेंगे। क्लियर? तो क्योंकि यहां पर हम लोग लिक्विड एंड गैस के बारे में बता रहे हैं, तो वी आर ट्राइंग टू टेक द डिफरेंट फॉर्म्स। आप लिक्विड और गैस, लिक्विड और सॉलिड और लिक्विड तीनों का हम लोग ले सकते हैं। तो ये वाला स्पेसिफिकली सॉलिड एंड लिक्विड के लिए होता है। तो यही सेक्शन है जहां पर आपको कटने का ज्यादा चांस होगा। ठीक, पूरा क्लियर है बच्चों? तो ये है आपकी फेजर डायग्राम या फेज डायग्राम। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बच्चों सॉलिड, लिक्विड, गैस में। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस के बारे में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे एक मैं कंडीशन बताता हूं बच्चों, अगर प्रेशर और टेम्परेचर को मैं यहां लिखता हूं और यहां मैं सॉलिड भी लिखूं बच्चों, एक मिनट बच्चों, यहां पर मैं सॉलिड लिखूं, लिक्विड लिखूं और गैस लिखूं, तो अगर सॉलिड्स में क्या होती है कि प्रेशर हाई होती है, टेम्परेचर कम हो जाती है। इसमें क्या होती है? प्रेशर कम हो जाती है, टेम्परेचर ज्यादा होती है, और ये दोनों इंटरमीडिएट है। लिक्विड्स में क्या होती है? दोनों इंटरमीडिएट। तो आप अगर डायग्राम से भी देखना चाहते हो तो गैस में क्या होता है? गैसियस सेक्शन में क्या होता है? आपका प्रेशर कम है, ये ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं, इसका प्रेशर कम है। ठीक है, और उस केस में आपका टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। एंड इस पर्टिकुलर केस में सॉलिड वाले सेक्शन को देखो तो यहां पर आपके पास प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, इस सेक्शन में आपके प्रेशर के वैल्यू ज्यादा है, लेकिन यहां पर टेम्परेचर के वैल्यू बहुत ज्यादा कम होंगे। तो वही हम लोग डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फेजर डायग्राम। अब आते हैं मेन पॉइंट। नोट कर लिया? अच्छा, नोट कर लो बच्चों, नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीज। क्लियर? ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो बच्चों अगर आपकी क्लैरिटी आ चुकी है। तो अभी हम लोग फिर से ड्रॉ करने जा रहे हैं वही एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसपे पूरी डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग कंसेप्चुअली क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों आप ड्रॉ कर लिए हम लोगों ने। अभी देखिए बच्चों, कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब जो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, दिस इज फॉर वेपर प्रेशर ऑफ द सिस्टम वर्सेस अगेंस्ट द टेम्परेचर। अब मैं डायरेक्ट ड्रॉ करूंगा और बहुत बच्चों का यहाँ पर डाउट्स भी हो सकते हैं, वही क्लियर करने आया हूं बेटा। अभी तक मैंने ग्राफ को हाथ नहीं, अभी ग्राफ हाथ दे रहा हूं। बिफोर एक्सप्लेनिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ए स्टूडेंट मस्ट नो व्हाट इज फेज डायग्राम। तो फेज डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया, अब आपकी थोड़ी बहुत क्लैरिटी भी आ चुकी। चलिए देखते हैं बच्चों अभी क्या है। तो सॉल्वेंट के लिए जो वेपर प्रेशर का ग्राफ था, शायद आपको याद है, वो ग्राफ कुछ ऐसा था। करेक्ट? करेक्ट बच्चों? और उसी के लिए क्या होगा, ये वाला एक दूसरा सेक्शन भी है, ये तीसरा भी ड्रॉ कर सकता हूं, लेकिन मेरा काम का नहीं है तो नहीं ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट लिख लिया। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो यहां से यहां तक सेक्शन ए है, यहां बी है और यहां सी है। तो पॉइंट्स को नोट करते जाएंगे बच्चों। ए से बी तक क्या है? ए से बी तक हो रहा है लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, फिर बी से सी तक हो रहा है, बी से सी तक क्या हो रहा है? सॉलिड सॉल्वेंट। ठीक है, ए से बी तक लिक्विड सॉल्वेंट, बी से सी तक सॉलिड सॉल्वेंट। ठीक है,
नेक्स्ट हो रहा है बच्चों सोल्यूशन। अभी सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता था वो अवश्य इससे कम ही होते थे। अब मैं एक पॉइंट इसको करने से पहले मैं ये पॉइंट मार्क कर लेता हूं। ये जो पॉइंट है बी वाला पॉइंट, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज हो रहा है। देखो यहां ए से बी तक मैंने क्या बताया, लिक्विड सॉल्वेंट है, और बी से सी तक क्या बताया, सॉलिड। मतलब ये है आपकी लिक्विड वाली फेज और ये है आपकी सॉलिड वाली फेज, ठीक है। और ये टेम्परेचर जहां सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर एक ही पॉइंट पे आके मिले हैं, इस पॉइंट को हम लोग बताने जा रहे हैं, इसके जो टेम्परेचर मिलेंगे दैट विल बी सेड एज द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। मैंने क्या डेफिनेशन बताया था बच्चों, थोड़ा याद करो। मैंने बताया था यहां पर कि जब वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड सेम हो जाती है, तब उस पॉइंट पे हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फ्रीजिंग पॉइंट। पक्का क्लियर है बच्चों? सारे बच्चे क्लियर हैं? ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेक्शन। तो ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, मैं नॉट लिखता हूं, क्यों? क्योंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। मैंने सॉल्वेंट के लिए ड्रॉ की है तो सॉल्वेंट के लिए ड्रॉ किया है। चलो अगला वाला ड्रॉ कर लेता हूं। अभी सॉल्यूशन का जो है वेपर प्रेशर वो ऑब्वियसली कम होती है, तो यहां से मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक दूसरा पॉइंट। ये जाके मैं इसे कर्व में इस पॉइंट पे जाके हिट किया है। तो जिस पॉइंट पे हिट किया है वहां से मैं फिर से एक बार और ग्राफिकली मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। और इस पॉइंट पे भी ड्रॉ करने जा रहा हूं कुछ चीजें, जैसे मैं यहां पर x मान लेता हूं। इस पॉइंट को अभी मैं इस पॉइंट को मैं y मान लेता हूं बच्चों। तो x एंड y आपका लिक्विड सिस्टम चल रहा है। तो इसके बाद क्या होगा, अगर मैं z भी मान लू बच्चों, तो ऑब्वियसली ये y से z तक क्या होंगे बच्चों, ये कंप्लीटली एक सॉलिड सॉल्यूशन होंगे, करेक्ट। ये सॉल्यूशन के लिए था। तो मुझे क्या मिला दूसरा पॉइंट कि x to y इज एन एग्जांपल ऑफ अ लिक्विड सॉल्वेंट and y to z is an example of a solid solvent, ठीक है। लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट। नाउ पक्का हम लोग यहां पर बात करते हैं, इस चीज को हम लोग बताने जा रहे हैं TF, ठीक है। और उसको हम लोग क्या बताने जा रहे हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बताने जा रहे हैं यहां पर, सॉल्यूशन, ठीक है। पक्का क्लियर है? फिर से रिवाइज करवा देता हूं। ए से बी तक ये किसकी वेपर प्रेशर की ग्राफ है बेटा, लिक्विड सॉल्वेंट की। बी से सी तक क्या है बेटा, ये कुछ ज्यादा नहीं है, दिस इज नथिंग बट सॉलिड सॉल्वेंट की ग्राफ है। दोनों का वेपर प्रेशर जब जाके बी पॉइंट पे हिट हो आपको पता चल चुका है, क्लियर। उसी तरह सोल्यूशन का एक्स से वाई तक हिट हुआ आपको पता चल चुका है। तो यहां पर आपकी क्लैरिटी आ चुकी है। हालांकि एक चीज पता चलेगा, अभी क्या चीज पता चलेगी थोड़ा देखते हैं ध्यान से बच्चों। ये जो ग्राफ है इसका ये वाला पोर्शन देखिए ध्यान से, जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में क्या हो रहा है, TF नॉट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन TF। यह आपकी पूरी की पूरी क्लैरिटी बन गई है, ठीक है। TF नॉट इज ग्रेटर देन TF, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, ध्यान से सुनिए हाँ बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन विल बी लेसर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। ये तो मैथमेटिकली भी करेक्ट है और ग्राफिकली भी पक्का करेक्ट हो रहा है, और ये सही बात भी है क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज हो रहा है अभी, ठीक है। तो इसी चीज को जब डिक्रीज हो रहा है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो यहां TF नॉट पहले ज्यादा था, इसका अगर यहां से माने, इस जीरो ओरिजिन से माने, तो यहां से येलो वाली लाइन या येलो स्पॉट तक ज्यादा वैल्यू है बेटा, या ब्लू स्पॉट तक ज्यादा वैल्यू, ऑब्वियसली येलो स्पॉट तक। और येलो स्पॉट किसका था बेटा, TF नॉट था, प्योर सॉल्वेंट की फ्रीजिंग पॉइंट है। और TF सोल्यूशन ये आपकी फ्रीजिंग पॉइंट है ऑफ द सोल्यूशन, ठीक, पूरा क्लियर। नाउ प्रैक्टिकली इफ यू वांट टू ट्राई अंडरस्टैंड, कम टू अ सिचुएशन जहां पर ये वो फलाना ठिकाना सब कुछ चल रहा है, तो इसमें हो क्या रहा है, कुछ ज्यादा नहीं बच्चों। ये ग्राफ को ध्यान से सुने कि सॉल्वेंट की ये कम हो रही है, सॉल्वेंट की ज्यादा थी वेपर प्रेशर, सोल्यूशन की कम थी। इस पॉइंट पे आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट मिला, इस पॉइंट पे आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सोल्यूशन मिला। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो चुका है, और क्योंकि कम हो चुका है तो इससे हमको क्या पता चलता है कि देयर इज अ डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर आप एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट यूज करें, ठीक है। अगर सोल्यूशन में आप अगर एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट यूज करें तो देयर विल बी अ डिप्रेशन और डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट, क्लियर।
तो चलिए नोट कर लिया होगा शायद बच्चों, ठीक है। अब मैं आता हूं मेन चीजों पर। शायद आपकी यहां पर पूरी क्लैरिटी हो चुकी है इस पॉइंट पे, तो मैं अभी डिराइव करने जाता हूं चीजों को। तो अभी डेल्टा टी एफ विल बी रिटन एज टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ये होती है आपकी डिप्रेशन की वैल्यू। देखो बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इस चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है। सो टी एफ नॉट माइनस टी एफ मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब टी एफ नॉट माइनस टी एफ कर रहे हो, पक्का ये कर रहे हो बच्चों। तो टी एफ नॉट माइनस टी एफ यही हो जाती है आपकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये प्योर सॉल्वेंट की है बेटा, ये आपकी प्योर सॉल्वेंट की है, और ये प्योर तो नहीं बताऊंगा, सोल्यूशन का है। तो सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से हमेशा कम ही हो जाती है। अगर ये सत्य बात है तो अभी आगे बढ़े हम लोग। सो ये हो जाती है डिप्रेशन। सो डेल्टा टी एफ वी ऑल नो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, where m stands for, where m is equals to molality। फॉर्मूला लगभग सेम है विद रिस्पेक्ट टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन वहां पर क्या हो रहा था, टीबी सोल्यूशन माइनस टीबी चल रहा था। यहां पर टीएफ नॉट माइनस टीएफ, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो चुका है, वहां बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका था, ठीक है। सो m इक्वल्स टू मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। तो ये m है, वो होती है आपकी मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। सो डेल्टा टी एफ को अगर आप रिप्लेस करें प्रोपोर्शनलिटी को, आपको मिलेगा के एफ बेटा इंटू एम। सो ये हो जाती है आपकी मेन फॉर्मूला। फिर के एफ इज अ कांस्टेंट, उसको हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। सो के एफ इज अ फैक्टर विच इज नोन एज मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट। पक्का क्लियर है बच्चों, नोट कर लीजिए चीजों को, एकदम फॉर्मूला बेसिक वाइज से पूरा नोट कर लीजिए। तो पानी पी लेता हूं तब तक। हो गया बच्चों, क्लियर। तो ये हो गई आपके डेल्टा टी एफ की एक्सप्रेशंस। नाउ वी हैव कम टू नो कि डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या है बेटा, के एफ इंटू एम। तो क्योंकि के एफ इंटू एम उनको पता चला सर व्हाट इज के एफ। अच्छा एक बार यहां पर मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट की जगह पर एक और नाम भी बहुत कॉमन है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। बेटा क्रायोस्कोपी एक वर्ड है, मैं बताता हूं। वो क्रायोस्कोपिक आजकल सर्जरी बहुत चल रही है। क्या होता है कि अगर बुलेट्स वगैरह वो जो लग जाते हैं ना, आर्मी वगैरह को जो कोई युद्ध में अगर बुलेट्स वगैरह लग जाते हैं तो उसमें क्रायोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। तो व्हाट इज क्रायोस्कोपिक सर्जरी, कोई ज्यादा नहीं बेटा, उस पर एक बुलेट लग गई, वहां से खून निकलना शुरू हो जाता है, और खून निकलना शुरू होने के कारण चीजें मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है, पेशेंट की फेटलिटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसको बचाने के लिए आजकल क्रायोस्कोपिक सर्जरी करें, वहां पर फ्रीज कर दिया जाता है ताकि ब्लड की फ्लो मूवमेंट ना हो, पॉइजन का मूवमेंट ना हो, गन पाउडर की मूवमेंट ना हो, तो वो बुलेट निकाल दिया जाता है, आराम से आपको मिल जाती है इसमें, ठीक है। तो इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बताते हैं बच्चों। नाउ वी नो दैट केएफ। नाउ हम लोग अभी एक काम करेंगे, एक काम करते हैं, इसको डिवाइड करता हूं अभी। नाउ हम लोग डेफिनेशन ऑफ के एफ लिखने जा रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ के एफ पेपर में तो आएगा बच्चों, बोर्ड्स वगैरह में तो आना ही है। व्हाट इज के एफ। अभी के एफ कैसे पढ़ते हैं कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। Now, if molality is equals to 1 मोलाल अगर सोल्यूशन है, ठीक है, अगर 1 मोलाल सोल्यूशन है, देन डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ। डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ, ठीक है ना। इस पॉइंट पे एकदम क्लियरिटी रखें। सो के एफ कैन बी डिफाइंड एज the depression in freezing point, when 1 molal solution is present। मतलब जब भी आप 1 मोलाल सॉल्यूशन उठाएंगे बच्चों, जब भी आप 1 मोलाल सॉल्यूशन उठाएंगे
उसके लिए जितना भी डिप्रेशन या फ्रीजिंग पॉइंट के कम होने का वैल्यू होगा उसी को आज से हम लोग क्या डिजाइन कर रहे हैं बच्चों, KF की वैल्यू। क्लियर है बच्चों, पूरा पक्का? ठीक है, नोट कर लो, डेफिनेशन वगैरह सब कुछ नोट करना चाहिए। हालांकि इसकी यूनिट भी पूछ सकते हैं बोर्ड्स में, एक एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ KF? यूनिट ऑफ KF इज सेम एज द यूनिट ऑफ KB। वो क्या होता है? KF का यूनिट होता है केल्विन किलोग्राम पर मोल। केल्विन किलोग्राम पर मोल, इट इज सेम एज दैट ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग। ठीक है, पक्का? क्लियर है? लिख लो, लिख लीजिए। चलो हो गया। अब KF की कोई और भी एक वैल्यू है जो हम लोग KB के लिए भी पढ़ते थे। डेफिनेशन ऑफ KF, डेफिनेशन ऑफ KF फॉर डेल्टा H फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको? तो KF का एक फॉर्मूला होता है R इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ A बाई इंटू TF नॉट होल स्क्वायर बाई 1000 इंटू डेल्टा H फ्यूजन। ये होती है एक फॉर्मूला। हालांकि मैंने पहले ही बताया था इसके बारे में, KB में बताया था बच्चों, आप ध्यान से वो वाला वीडियो देखो। अगर मैं मोलर मास को उठा देता हूं तो आपको क्या मिलता है? TF नॉट स्क्वायर बाई 1000 तो रहता है, लेकिन इसमें लेटेंट हीट ऑफ क्या आ जाएंगे? फ्यूजन हो जाएंगे। ये कॉमन सी फॉर्मूला है बेटा, और इसको हम लोग अभी यूज भी करने वाले हैं वाटर के लिए। वाटर का है, और बहुत लोग बच्चे वाटर का ही याद रखते हैं, क्योंकि अगर नहीं भी दिया इन्फॉर्मेशन डेटा तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि डेटा नहीं देता, डेटा तो देता ही है, लेकिन आपको KF की वैल्यू यहां पर ही रिस्ट्रिक्टेड करके रखनी है। ठीक, तो ये हो गई आपकी बेसिक वाली फॉर्मूला। नाउ फॉर वाटर, फॉर वाटर, वाटर के लिए आप क्या लिखोगे बच्चों? KF इज इक्वल टू R, जिसकी वैल्यू आप कहां पर भी ले सकते हो। मैं लेकिन जनरली 2 कैलोरीज लेता हूं, क्योंकि नीचे जो L ऑफ फ्यूजन लूंगा मैं वो कैलोरी पर ग्राम पे लेता हूं। ठीक है, तो यहां 2 इंटू ऊपर फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो उसका केल्विन स्केल में लिखना है बेटा। याद है हम लोगों ने शपथ ली थी कि केल्विन स्केल में ही लेंगे। ठीक है, तो यहां पर 273 होल स्क्वायर बाय 1000 इंटू LF फ्यूजन। So 2 into 273 square by 1000 into 80। चलो इसका कैलकुलेशन भी कर लेते हैं बच्चों। कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है ताकि आपकी क्लैरिटी हमेशा आ जाए। बेसिक पॉइंट्स में आपके हम लोग का गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो कैलकुलेशंस में हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ पर लेके आता हूँ तो आपका फोकस यहाँ पर ही बढ़े। सो 2 into 273 into 273 या कोई वैल्यू, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 1000 से, उसको फिर से डिवाइड करेंगे 80 से, 1.86। आपकी वैल्यू आ गई है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये हो गई आपकी KF एक्सप्रेशन फॉर योर वाटर वाली मॉलिक्यूल्स के लिए। क्लियर है बेटा? लिख लीजिए, पूरा लिख लीजिए। हो गई? पूरी हो गई? चलो, ये पूरा का पूरा शायद क्लियर हो चुका है। अभी हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के ऊपर या न्यूमेरिकल्स के ऊपर देखेंगे, हमारे बेसिक वाले फॉर्मूलास के ऊपर। चलिए, 45 ग्राम्स क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट आ जाता है बच्चों, समय ना वेस्ट करते हुए। 45 ग्राम्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है बेटा, इथिलीन ग्लाइकॉल मतलब आपको सोल्यूशन भी बनाना है। चलो, इथिलीन ग्लाइकॉल, सो मास ऑफ C2H6O2, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 45 ग्राम्स। ठीक है, मिक्स विद 600 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर कितना दिया गया बेटा? 600 ग्राम्स ऑफ वाटर दिया गया है। अब दिया गया कैलकुलेट ए द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। चलो, वाटर के कारण अभी आपने कैलकुलेट किया कि KF की वैल्यू होती है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो कुछ चीजें आप याद रखें, जैसे KB की वैल्यू वाटर की कितनी थे बेटा? 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, और इधर KF की वैल्यू क्या है? 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक, अच्छा, जैसे अभी ये तो मैंने दे दी। अब यहाँ पर पहला चीज पूछ रहा है कि फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। चलो, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब आपको डेल्टा TF पूछ रहा है बेटा, जिसकी फॉर्मूला क्या है? KF इंटू मोलारिटी।
KF की वैल्यू होती है 1.86 इंटू मोलालिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट जो कि इथिलीन ग्लाइकॉल है डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ पर तो ग्राम्स में दिया गया है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही मोलालिटी वाली पुरानी फॉर्म। देखो चीजें कितनी इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप बेसिक से ही पकड़ना शुरू करो फिर भी आपका आंसर निकल ही जाता है। चलो यहाँ पर पहले मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 कितना हो जाएगा बेटा, ये 45 ग्राम्स को आप 62 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 62 से डिवाइड करोगे। अब बच्चों देखो यहाँ पर गलती कहाँ करते हैं मैं दिखाता हूँ। इसको यहाँ पर कैलकुलेशन करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप स्मार्ट हो तो 62 3 गुना 186 होती है, यहाँ पर कैलकुलेशन इजी हो सकता है। स्मार्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको जब ध्यान से देखो। मैं इसको एक्सप्रेस नहीं करूंगा, डायरेक्ट निकालूंगा। तो 1.86 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या लिख सकता हूँ 45 by 62, 45 62 नीचे आ जाएगा इंटू 600 इज द मास ऑफ वाटर इंटू 1000, ठीक है सारे बच्चे, ठीक है ओके। तो अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, मान लीजिए मैं सिर्फ 2 ही जीरो को काटता हूँ, रुकिए मैं एक काम बताऊँ, इसको इससे डिवाइड कर लेता हूँ। तो 100 से अगर मल्टीप्लाई करा जाए 186, ये गुना 3, 3 गुना 20, अच्छा नहीं चाहिए इसका, बहुत इजी है, 2.25 केल्विन, डन। सो डेल्टा टी इक्वल्स टू 2.25 केल्विन, बहुत इजीली हुआ है। कैसे, यहाँ पर मैंने एक जीरो को काट ली, फिर यहाँ फिर अगर 100 से 1.86 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 186 मिलता है, जो कि 62 का 3 गुना होता है। वो 3 को मैंने नीचे 20 से काट दिया, 20 ऊपर 45 है बेटा, 45 को अगर डिवाइड करो तो 2.25, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ डेल्टा टी एफ। दूसरा पार्ट क्या है बच्चों, फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, करेक्ट। अभी जो आपको वैल्यू मिला तो टी एफ नॉट माइनस टी एफ इक्वल्स टू 1.86 इंटू 45 by 60, डायरेक्ट लिखता हूं बेटा, ठीक है 60। अच्छा इसका अब तो मिल ही गया तो डायरेक्ट लिखना शुरू ही करता हूं बच्चों, ठीक है। ये कितना मिला है 2.25, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अगर आप सेल्सियस में ले सकते हो उसको, केल्विन में भी ले सकते हो। मैंने बताया था डेल्टा के कारण केल्विन या सेल्सियस दोनों में ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर केल्विन में ही लेते चलो, तो 273 माइनस टी एफ इज इक्वल टू 2.25। सो टी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नथिंग बट 273 माइनस 2.25, दैट इज एग्जैक्टली 271, नहीं हाँ 270.75 केल्विन। ये हो गया आपका आंसर। बहुत इजी होता है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो अब बोर्ड्स में मेरे से इतना डिटेल्स में पढ़ रहे हो बेटा, इतना कंसेप्शन से आप पढ़ रहे हो, आपका पूरा 70 में 70 आएगा बेटा, आप टेंशन ना लो, आराम से पढ़ेंगे पूरा चीज को। साल भर है, आराम से पढ़ना है हमको। अगले साल के फरवरी मार्च में ही आपके एग्जाम्स, फरवरी 15, अगले मैं बता देता हूँ, फरवरी 15 को आपको सीबीएसई के बोर्ड स्टार्ट होंगे। स्टेट बोर्ड के अलग अलग स्टेट के अलग अलग समय ही स्टार्ट होता है, हालांकि जनवरी के लास्ट या फरवरी में ही शुरू हो जाती है एग्जाम्स। चलिए अगला क्वेश्चन, 1 ग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, फिर से 1 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। क्या आपको सॉलिड का नाम पता है, नहीं, क्या पूछेगा, मोलर मास। देखो फाइंड द मोलर मास, यही है डॉन सर के साथ पढ़ना। आपको मैंने इतना प्रैक्टिस करवा दी है ना, देखो हर कोई थ्योरी के साथ मैंने 5-6 के इलस्ट्रेशन दिए हैं आपकी क्लैरिटी कंसेप्ट पे। उसके बाद मैं एनसीईआरटी भी सॉल्व करके देगा, ताकि आपको पूरा का पूरा एकदम बंदा दिमाग में पूरा घुस के रखना चाहिए, हाँ मैं इसको फाड़ूंगा, ठीक है। खाली बंदे की बंदियां भी करना चाहिए। चलो 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, सो व्हाट इज द मास ऑफ द सोल्यूट, आपके पास 1 ग्राम है, ठीक है। आप मोलर मास ऑफ सोल्यूट को x मान लो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने बन जाएंगे बच्चों, 1/x, ये मोल्स हो जाएंगे, ठीक है। चलो मास ऑफ बेंजीन C6H6 ले लो बेटा, ये 50 ग्राम है आपके पास, ठीक है। सो लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.4, मतलब इतना से कम होना है, मतलब डेल्टा टी एफ की वैल्यू भी कितनी है 0.4 केल्विन। इंफॉर्मेशन सब कुछ दिए गए हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट इक्वेशन बहुत अच्छा, के एफ की वैल्यू भी दी गई है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। फाइंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, बेटा हमेशा मेरे से ही मत रुकना, वीडियो को पॉज करके आप खुद भी ट्राई करो, अगर आप निकल गए तो बहुत अच्छा है, बहुत सही है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है बेटा, द फॉर्मूला फॉर DFP क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको लिखते हैं हम लोग डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू M। अभी के हिसाब से 0.4 है, इसकी वैल्यू 5.12 इंटू मोलालिटी, मोलालिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स, जिसको क्या मिला है हम लोगों को 1/x, आपको x की वैल्यू चाहिए।
डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट। अभी सॉल्वेंट का कितना मास था 50, तो 50 इंटू 1000 करेक्ट ग्राम्स में दिया गया, तो इसको 20 बना देंगे बच्चों। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन शुरू करने के लिए शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसको यहां पर भी कर सकते हैं शायद, चलो आराम से करेंगे। x की वैल्यू क्या होंगे 5.12 इंटू 20 बाय 0.4, ये 50 मिल गया बेटा। 5.12, हाँ ये बहुत इजी है, 256 ये ग्राम्स। दिस इज द मोलिकुलर मास ऑफ द सॉलिड। खत्म। x की वैल्यू थी ना, x ही आपने मोलिकुलर मास ऑफ सॉलिड को माना था, बस खत्म। एक ही पेज में एक ही सिस्टम में आराम से निकल जाएंगे। कैलकुलेशन है ये बेटा, आराम से फॉर्मूला डालो, आंसर निकालो, मार्क्स लेके जाओ। एंजॉय द लाइफ व्हेन यू गेट द मार्क्स। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मास। देखो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, तो क्वेश्चन जितना करोगे उतना आपकी क्लैरिटी आ जाएगी बच्चों, ठीक। देखिए कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, ठीक है, टू बी डिसॉल्व्ड इन 75। ओके आपको मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड चाहिए। मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड को मैं मान लेता हूं x, बच्चा मैं a बार मतलब x लिखता हूं। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड ये भी निकाल लेते हैं, लिख के रख देते हैं बेटा, जो चाहिए चाहिए होगा, जो नहीं चाहिए नहीं चाहिए होगा। तो 6 इंटू 12 प्लस 8 प्लस 6 इंटू 16 96 780, ये 80 हो गया बेटा, और ये 96 176, ये मॉलिक्यूलर मास हो गई 176 ग्राम पर मोल, ठीक। नाउ टू बी डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना है बेटा, मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना दिया है 75 ग्राम्स। मतलब ये कौन सा हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया बेटा, यही सॉल्वेंट। टू बी डिसॉल्व बोला है ना, तो ये सॉल्वेंट हो गया। लोअर द मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। मैंने बार बार बताया, अगर डिग्री सेल्सियस में भी दो या केल्विन में भी दो, वैल्यू एक ही होती है। सो डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी है 1.5 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, 1.5 केल्विन भी लिख सकते हो। तो केएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.9, ये भी गिवन है, सब कुछ गिवन है। आपको चाहिए क्या है, आपको चाहिए क्या, हाँ आपको मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड चाहिए। फिर से फॉर्मूला बेटा, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला उठाओ आंसर ले गया, बस खत्म। तो उसका सोल्यूशन करते हैं बच्चा। डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इंटू एम, ठीक है। डेल्टा टीएफ की वैल्यू हो गई 1.5, केएफ की वैल्यू हो गई आपकी 3.9 इंटू नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स मतलब मास, मास को x ले लिया, डिवाइड बाय 176, डिवाइडेड बाय 176। नीचे आपके पास 75 ग्राम है एसिटिक एसिड, बेटा देखते जाओ कितना इजी से कर सकते हैं। अब 25 40 गुना 25 3 गुना, खत्म। ये 1.3, ये भी खत्म। चीजों को इजी करना सीखे बच्चा, चीजों को हमेशा जिंदगी में इजी करना सीखे, उतना ही होगा। 1.5 बाय 1.3 इंटू 176 डिवाइडेड बाय 40, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। कुछ कर सकते हैं क्या इसके साथ, देख रहा हूं क्या कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सोल्यूशन के लिए आप लोग कुछ भी हाथ पैर कुछ भी मारो, आपको आंसर निकलना चाहिए। उतना से ही खाली बेसिक्स याद रखें बच्चों, ताकि आपका सिलेक्शन के लिए जितना स्पीड से कर सकते हो उतना अच्छा है, ठीक। इंटू 176 डिवाइडेड बाय 40, 5.07 ग्राम्स। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 5.07 ग्राम्स, ठीक। एवरीवन क्लियर टू दिस पॉइंट्स, चलो ठीक है, समझ में आया। ये भी सॉल्यूशंस बहुत ही फास्ट से किया है हम लोगों ने क्वेश्चंस, ये बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोग निकाल के आए हैं। ओके अब अगला क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। और 5% सोल्यूशन बाय मास, ये एक्सरसाइज की क्वेश्चन में था। हाँ मैं यहाँ पर नंबर वगैरह भी दे देता हूँ ताकि आपकी क्लैरिटी आ जाए चीजों को, ठीक। तो 5% सोल्यूशन बाय मास मतलब W बाय W का मतलब कितना है, इसमें परसेंटेज कितना है 5%। मतलब अगर 5 ग्राम सोल्यूट है तो 95 ग्राम्स सॉल्वेंट होगा। कैसे, 5% बाय मास का मतलब अगर 100 ग्राम सोल्यूशन है उसमें 5 ग्राम आपका सोल्यूट है, तो बाकी 95 का 100 - 5 मतलब 95 ग्राम कितने होंगे, सॉल्वेंट के होंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके सॉल्वेंट के 95, ये बहुत इजी हो गया, अब तो जबरदस्त पास करेंगे। चलो ऑफ केन शुगर मतलब आपके पास जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ केन शुगर है, मैंने आपने बताया था, शुगर को हम लोग सुक्रोज भी बोलते हैं बेटा, और सुक्रोज की मॉलिक्यूलर मास मैंने बार बार बोली है 342 ग्राम्स पर मोल। अच्छा, हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन, ठीक है। तो इसकी डेल्टा टीएफ, अच्छा तो सोल्यूशन की जो फ्रीजिंग पॉइंट है, तो टीएफ की जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 271 केल्विन है, सही है।
कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर। अच्छा, इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15। ओके, अभी पूछा गया दिस इज फॉर सुक्रोज, दिस वाज फॉर सुक्रोज। नाउ दे वांट समथिंग डिफरेंट। व्हाट डू दे वांट? कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए चाहिए इन वाटर। इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज TF नॉट फॉर वाटर कितना गया है बच्चों? ये गया है 273.15 केल्विन। ठीक है, तो ये चाहिए आपको। हालांकि एक चीज है इंफॉर्मेशन, इसका ग्लूकोज का भी क्या सोल्यूशन है, 5% W/W दी है। इसका मतलब भी क्या है, अगर 5 ग्राम ग्लूकोज हुआ तो 95 ग्राम क्या होंगे बच्चों? सॉल्वेंट ही होंगे। ये तो ये क्वेश्चन ना बच्चे बहुत गलती करते हैं। देखो इस क्वेश्चन का ये वाला पार्ट इनवैलिड है, क्योंकि डॉन सर ने अभी अभी आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ KF ऑफ वाटर की वैल्यू निकालना सिखा दी। ये बच्चा बहुत ज्यादा गलती करता है, आपको नहीं करना। ठीक है, इसको हम लोग निकालेंगे, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M। ठीक है, तो डेल्टा TF की वैल्यू है, आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन चाहिए, तो TF नॉट माइनस TF इज इक्वल्स टू, मुझे पता है वाटर की KF। अब साधारण बच्चे क्या करेंगे, यहां से KF निकालेंगे, फिर उसका KF यहां पर डालेंगे, क्योंकि दोनों में सॉल्वेंट कौन है? वाटर। और KF इज अ प्रॉपर्टी, KF KB एबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर होते हैं और वो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट होते हैं इन अदर वर्ड्स। ठीक है, तो ये एकदम क्लैरिटी रखे बच्चों। तो बच्चे यहां पर ही दूसरा वाला पार्ट इनवैलिड हो जाएगा अभी। इनटू मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000, अगर इसको ग्राम्स में दिया गया। करेक्ट। सो TF नॉट, इसकी वैल्यू 273.15 दी गई है, आपको TF चाहिए बच्चों 1.86। मास है 5/180 बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स। सॉल्वेंट की मास कितनी है ग्राम्स में? सॉल्वेंट की मास कितनी है ग्राम्स में? 5। एक बात ध्यान से, इसमें 95 ग्राम सॉल्वेंट होगा। समझ में आ रहा है क्यों? ये डायरेक्ट, क्योंकि अगर 5% W/W है, 5 ग्राम अगर ग्लूकोज है तो बाकी 95 ग्राम क्या होगा? सॉल्वेंट ही होंगे। तो 95 इंटू 1000, बस खत्म। यहां से कैलकुलेशन खाली शुरू करो बेटा। सो TF विल बी व्हाट? 273.15। ये माइनस आ जाएगी, पूरी कैलकुलेशन ही माइनस आ जाएंगे। 1.86 इंटू 5 इंटू 1000 बाय 95 इंटू 180, ये लगभग 100 हो जाती है। ये हो गए 10, 50, 50 बाय 95, लगभग ये 0.2 के वैल्यू 0.2। सो 273.15 माइनस 0.2 के वैल्यू लगभग 272.9 के। ये आ जाती है। क्लियर? सारे बच्चे क्लियर है? आई होप सारे बच्चे क्लियर है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 एलिमेंट्स पर पानी पी लेते हैं। तो 2 एलिमेंट्स A and B form compounds having formula AB2 and AB4। ठीक है, दो एलिमेंट्स है A and B, ये दोनों मिला के 2 कंपाउंड्स बनाते हैं। AB2 बनाते हैं बच्चों और AB4 बनाते हैं। When dissolved in 20 grams of benzene, मतलब इन दोनों को अगर बेंजीन में डाला गया C6H6 ग्राम, इसका कितना मास है? 20 ग्राम। ओके, 1 ग्राम तब। अच्छा, ऐसा नहीं है, कुछ अलग है। रुको, फिर से बता रहा हूं। A and B के 2 एटम्स से 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं, AB2 एंड AB4। ठीक है, ये दोनों कंपाउंड्स। अब बचा कि अगर when dissolved in benzene, मतलब मास ऑफ बेंजीन कितना लिया बेटा? मास ऑफ बेंजीन लिया है 20 ग्राम। ये हमारे हाथ पे है बच्चों। 1 ग्राम ऑफ AB2 lowers the freezing point by 2.3 केल्विन। 1 ग्राम, अगर इसका 1 ग्राम लिया जाए तो पहले केस 1 ले लेते हैं। केस 1, मास ऑफ AB2 इज इक्वल्स टू 1 ग्राम। ठीक है, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 केल्विन, तब डेल्टा TF की वैल्यू 2.3 हो जाती है। ठीक है, whereas 1 ग्राम of AB4
अगर सेकंड केस भी लिया जाए तो मास ऑफ AB4 ये कितना होगा 1 ग्राम ही होगा बच्चों, ठीक है। इट लोअर्स बाय 1.3 केल्विन। तो यहाँ डेल्टा TF की वैल्यू कितनी होंगे 1.3 केल्विन। द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 5.1। ओके, KF का वैल्यू भी दिया गया है बच्चों, यहाँ पर मैं साइड में लिख लेता हूँ 5.1 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक। अब बोला गया है फाइंड द masses ऑफ A and B। वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाती है, तो थोड़ा हम लोग शॉर्ट से करेंगे चीजों को, ठीक। नाउ केस 1 से हम लोग उठाते हैं चीजें कुछ। केस 1 में हमको मास ऑफ AB2 मिला है 1 ग्राम, ठीक है, तो सोल्यूट का मास है। तो अगर डेल्टा TF की वैल्यू है दैट इज नथिंग बट KF इंटू M, ये आपको पता है बच्चों, ठीक है। तो डेल्टा TF पहले केस में आपका डेल्टा TF का कितना था बच्चों, डेल्टा TF, हाँ पहला केस में 2.3 कर लिया, ठीक है। So 2.3 equal to 5.1 into number of moles of the solute by mass of the solvent, जो कि 20 था, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक। तो ये आपकी मिल गई है 50, 255 मतलब 2.3 डिवाइडेड बाय 255 इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ AB2, ठीक है। ये मास था ना 1 ग्राम, याद है। सो मोलर मास ऑफ AB2 will be 255 divided by 2.3। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन में कभी पीछे नहीं छोड़ना, एक सेकंड, कैलकुलेशन में कभी पीछे नहीं छोड़ना, ठीक है। क्या खोल दिया, तो अगर हम लोग यहां पर पकड़े तो 255 को डिवाइड करेंगे 2.3 से, आपको मिल गई है 110। तो इसकी मॉलिक्यूलर मास कितनी मिल गई है 110, ठीक। अब दूसरे केस पे आ जाते हैं। दूसरा केस को करते हैं हम लोग, करते हैं ना, एक साथ ही करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो मास ऑफ AB4, फिर से AB4 की मास कितनी दी गई थी, आई थिंक 1 ग्राम ही दी गई थी, हाँ इसका भी 1.1 ग्राम था, लेकिन इसमें डेल्टा TF की वैल्यू 1.3 केल्विन है बेटा। सो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M। डेल्टा TF इज 1.3 इज इक्वल्स टू KF का मतलब होता है 5.1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट बाय 20 इंटू 1000, ये 1 बाय मोलिकुलर मास ऑफ AB4 लिख लेता हूं, ठीक। तो यहां से फिर से 50 हो गया बच्चा, तो इस बार 1.3 बाय 255 हो गई, दिस इज इक्वल टू 1 बाय मोलिकुलर मास ऑफ AB4। सो मोलिकुलर मास ऑफ AB4 इज इक्वल टू 255 बाय 1.3। चलो इसको भी करते हैं, 255 डिवाइडेड बाय 1.3, वैल्यू आ गई 196। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB4 क्या मिला बेटा 196 के करीब मिल चुके हैं, क्लियर। अच्छा, अब आपकी थोड़ी इजी हो जाएगी चीज, कैसे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB2 इज इक्वल्स टू 110 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB4 इज इक्वल्स टू 196। ये हो गई आपकी दोनों वैल्यूज, ठीक है। नाउ A प्लस 2B, आप इसको कैसे लिख सकते हो, मतलब एक A एटम और 2 B एटम मिलके 110 आ रहे हैं, और एक A एटम और 4 B एटम मिलके 196 बन रहे हैं। तो A प्लस 2B को आप क्या लिख सकते हो बेटा 110। उसी तरह इससे क्या लिख सकते हो आप, A प्लस 4B इज इक्वल्स टू 196। सब्ट्रैक्ट अगर किया जाए तो यहाँ -2B आएगा, यहाँ -86 आएंगे बेटा, तो आपकी B की वैल्यू आ गई है 43। अगर B की वैल्यू 43 आ गई है तो इसको इस इक्वेशन में डालो बेटा, मैथमेटिक्स यूज करो, A प्लस 2 इंटू 43 इक्वल्स टू 110। A की वैल्यू 110 माइनस 86 एग्जैक्टली 24, क्लियर। ये दोनों आंसर्स आपके निकल चुके हैं लगभग। मैं थोड़ा कैलकुलेशन कर रहा हूँ उसी तरह ताकि आपका भी क्लियर हो। अंतिम क्वेश्चन एनसीईआरटी का, हाँ ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चों, ये थोड़ा टाइम लगेगा। हालांकि ये चीज में मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्ट तो दिया गया है, लेकिन एक चीज बताता हूँ, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको आई की कॉन्सेप्ट जाननी पड़ती है। ये आई क्योंकि यहाँ पर Ka है और आप सबको पता है शायद एसिड का कॉन्सेप्ट C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। तो क्या है अल्फा, क्या है आई फैक्टर, ये जानने के लिए आप लोग अगले वीडियो तक रेडी रहे। एब्नॉर्मल मोलर मासेस अगले वीडियो पे आएंगे, तब तक
आप पूरे चीजों को देखें, समझे, रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें, अव्वल होके ऊपर जाए। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने के लिए ब्रह्मांड में सबसे चीज आई क्या है, देखते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।